हम चैप्टर पढ़ रहे हैं 6 चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हम डीएनए की आज कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए का सबसे पहले जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का मॉडल दिया था वो वॉटसन और क्रिक ने दिया था। इनके अकॉर्डिंग क्या क्या प्रॉपर्टीज थी डीएनए की। पहले इन्होंने मॉडल दिया कैसे था, इन्होंने जो है वो एक्सरे डिफ्रैक्शन एक्सरे डिफ्रैक्शन जो टेक्निक होती है उसका यूज किया था। एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक में क्या होता है, क्रिस्टल, कोई भी क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर है उसको फाइंड आउट करने के लिए टेक्निक होती है। इसमें एक्सरे जो होती है, एक्सरेज, उनको किसी भी क्रिस्टल के ऊपर डाला जाता है जिससे कि वो उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है या मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो निकलकर बाहर आता है। तो जैसे ही एक्सरेज किसी क्रिस्टल पर पड़ती है तो वो किस डायरेक्शन में डिफ्रैक्टेड हो रही है उसके बेसिस पे जो इन्होंने क्या किया था, डीएनए का स्ट्रक्चर निकाला था। अब इसके अकॉर्डिंग डीएनए की कुछ प्रॉपर्टीज देख रहे हैं हम, वो क्या है। तो सबसे पहले डीएनए क्या होता है, डीएनए क्या है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। कुछ डीएनए की प्रॉपर्टीज हैं। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए, कंपोज ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। मैंने आपको पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनती है वो कल बताया था। कॉम्प्लीमेंट्री इन बेस पेयर्स, बेस पेयर जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है उनके अंदर, इन द सेंस कि एडेनिन किससे जुड़ेगा, थायमिन से। मैंने आपको पहले भी बताया था एडेनिन हमेशा डबल बॉन्ड से थायमिन से जुड़ेगा, ग्वानिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से साइटोसिन से जुड़ेगा। ये कॉम्प्लीमेंटेरिटी होती है। अभी कॉम्प्लीमेंट्री को और मैं स्ट्रक्चर से समझाऊंगी। कॉइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन, राइट हैंडेड फैशन का मतलब होता है जब हम हमारा राइट हैंड देखते हैं तो इस साइड पे हमारी जो फिंगर्स है वो राउंड हो रही है। तो इस राइट हैंडेड फैशन में जो डीएनए होता है वो कॉइल होता है। चूंकि फॉस्फेट पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है इसलिए जो पूरा डीएनए नेगेटिवली चार्ज आयंस की प्रेजेंस की वजह से जो पूरा डीएनए होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। ये तो ये डीएनए की कुछ प्रॉपर्टीज थी। तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है।
जिसमें ऐसे यहाँ पे बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। देखो डीएनए का जो अब पिच ऑफ डीएनए, पिच ऑफ डीएनए, पिच ऑफ डीएनए का मेजरमेंट होता है 3.4 नैनोमीटर। अब पिच क्या होती है? डीएनए का जो ये कॉइलिंग फैशन है, जो अभी अपन ने पढ़ा था कि राइट हैंडेड कॉइल होता है, तो डीएनए का जो एक टर्न है यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ पे एक टर्न खत्म होता है, फिर यहाँ से लेकर ये पूरा एक टर्न यहाँ पे खत्म होता है। तो ये जो सिंगल टर्न है, यानी एक टर्न से दूसरे टर्न के बीच का डिस्टेंस, ये होता है पिच ऑफ डीएनए, जिसका मेजरमेंट होता है 3.4 नैनोमीटर। ठीक है। अब टोटल बेस पेयर्स इन अ टर्न होते हैं 10। एक पूरे टर्न में, ये जो यहां से लेकर यहां तक का एक टर्न है, सिंगल टर्न में कितने बेस पेयर्स होते हैं? 10। तो फिर 2 बेस पेयर्स के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? कितना होगा? 10 जो है बेस पेयर्स का टोटल डिस्टेंस होता है 3.4 नैनोमीटर। 10 बेस पेयर्स का डिस्टेंस कितना होता है? 3.4 नैनोमीटर। तो 1 बेस पेयर का डिस्टेंस कितना होगा? 3.4 अपॉन 10। तो आंसर कितना आ जाएगा? 0.334 नैनोमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर का, वो होता है 0.34 नैनोमीटर। ठीक है। यानी 2 बेस पेयर्स का आपस में जो डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस का मेजरमेंट कितना होता है? 0.34 नैनोमीटर। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए। पैकेजिंग ऑफ डीएनए पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी। डीएनए से जो प्रोटीन बनने का फॉर्मेशन है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, उस पूरे प्रोसीजर को समझने के लिए जो क्रिक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मॉडल दिया था, उन्हीं साइंटिस्ट ने एक सेंट्रल डॉग्मा दिया। अब सेंट्रल डॉग्मा क्या होता है वो देखिए आप। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि किसी भी एक डीएनए से प्रोटीन बनाने के लिए हम डायरेक्ट डीएनए से प्रोटीन नहीं बना सकते। तो डीएनए से प्रोटीन बनाने के बीच में ये सारे प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं। मतलब सबसे पहले डीएनए एक प्रोसीजर है, डीएनए से डीएनए बनना, वो इसमें नहीं होगा, लेकिन डीएनए से आरएनए बनेगा पहले और आरएनए से प्रोटीन बनेगा। तो सेंट्रल डॉग्मा में मेनली 3 प्रोसीजर आते हैं। तो फर्स्ट तो क्या है? डीएनए से डीएनए का बनना, जिसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए का बनना, जिसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन का बनना, इसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। यह आपका पूरा सेंट्रल डॉग्मा है। जब डीएनए से रेप्लिकेशन जो प्रोसीजर है वो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ अ डीएनए फ्रॉम अ डीएनए इज नोन एज रेप्लिकेशन। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ RNA from a DNA is known as transcription. Translation, formation of a protein from RNA is known as translation. तो समझ में आया? ये आपका पूरा सेंट्रल डॉग्मा है। रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन होता है न्यूक्लियस में, और जो ट्रांसलेशन है वो होता है साइटोप्लाज्म में।
क्योंकि आपने सेल चैप्टर पढ़ा है, प्रोटीन का जो सिंथेसिस है वो राइबोसोम्स करते हैं। राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में या फिर और ईआर पे। तो इसीलिए जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। तो ये हो गया आपका सेंट्रल डॉग्मा। हम पढ़ेंगे सबसे पहले टोटल बेस पेयर्स। एक जो डीएनए है उसमें टोटल बेस पेयर्स कितने होते हैं? अपन ने देखा टोटल बेस पेयर्स कितने होते हैं? 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 मीटर। और अभी अपन ने पढ़ा था डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स कितना होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर 0.34 नैनोमीटर। जब इस नैनोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 मीटर। तो लेंथ ऑफ डीएनए, डीएनए की लेंथ कितनी होगी? एक बार वापस से हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं। अभी अपन ने पढ़ा कि टोटल ये जो बेस पेयर्स होते हैं ये कितने होते हैं? 6.6, यानी सारे बेस पेयर्स कितने होंगे? 6.6। और एक बेस पेयर का जो डिस्टेंस है, एक से दूसरे के बीच का ये जो डिस्टेंस है वो इतना होता है। तो जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम एक डीएनए की टोटल लेंथ के बारे में निकाल सकते हैं। तो 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 0.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 इज इक्वल टू 2.2 मीटर अप्रोक्स आता है। तो एक डीएनए की लेंथ कितनी होती है? 2.2 मीटर। ठीक है। अब इतना लंबा डीएनए कैसे एक छोटे से सेल इतनी छोटी होती है जिसको अपन अपनी आईज से नहीं देख सकते, हमें माइक्रोस्कोप के थ्रू देखना पड़ता है। तो उसका न्यूक्लियस और उससे भी कहीं ज्यादा छोटा होता है। तो एक न्यूक्लियस जो कि इतना छोटा है, उस इतने छोटे न्यूक्लियस में डीएनए आना पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि डीएनए कितना है? 2.2 मीटर कितना लंबा होता है। इतने लंबे डीएनए का एक सेल के न्यूक्लियस में आ पाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए डीएनए की पैकेजिंग करना बहुत नेसेसरी होता है। तो अब पैकेजिंग होती क्या है? अभी अपन ने पढ़ा डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। ऐसे ही सेल के अंदर कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जिन प्रोटीन को क्या कहते हैं? हिस्टोन। ठीक है। एक बार हिस्टोन प्रोटीन के बारे में पढ़ने से पहले हम पैकेजिंग को अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। पहले प्रोकैरियोट्स में पैकेजिंग। जितने भी प्रोकैरियोट्स है, आपको पता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक में जो भी बेसिक डिफरेंस है वो क्या होता है कि उनमें प्रोकैरियोट्स में जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, तो एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा। यानी जो डीएनए है वो साइटोप्लाज्म में इधर उधर स्कैटर्ड रहेगा पूरा। तो उसमें प्रोकैरियोट्स में डीएनए लूप फॉर्मेशन करता है। ऐसे खूब सारे लूप्स बन जाते हैं और लूप्स के फॉर्म में जो है डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट रहता है। इसलिए बहुत लंबा डीएनए भी उसमें इजीली रह सकता है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस में नहीं रखना है, हमें पूरी सेल में रखना है। तो साइटोप्लाज्म में पूरी तरह से ऐसे स्कैटर्ड रहता है लूप फॉर्मेशन करके। अब बात आई यूकैरियोटिक्स की, जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब यूकैरियोट्स में हमें जो डीएनए रखना है वो किस में रखना है? न्यूक्लियस के अंदर। अब 2.2 मीटर लंबा डीएनए कैसे एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर आएगा वो हम देखते हैं। तो अभी अपन ने देखा था हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन जो प्रोटीन होता है वो 8 यूनिट्स का बना होता है, इसीलिए इसे कहते हैं ऑक्टामर।
ऑफ हिस्टोन। और पॉजिटिवली चार्ज होता है, ज्यादातर सारे प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो हिस्टोन भी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, इसीलिए ये डीएनए से कॉइलिंग करेगा क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है और डीएनए क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज, तो हमेशा अपोजिट चार्जेस ही अट्रैक्ट होते हैं। तो अब ये 8 यूनिट है, तो इसका एक ऑक्टामर जो है हिस्टोन का 8 यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। उस पर जैसे ये एक हिस्टोन प्रोटीन है, उस पर डीएनए की ऐसे कॉइलिंग होती है। तो ये जो कॉइलिंग है इस हिस्टोन और डीएनए से बना हुआ स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम क्या है, डीएनए प्लस हिस्टोन जो स्ट्रक्चर बनता है उसे कहते हैं न्यूक्लियोसोम। अब ये होता कैसे है, जैसे ये डीएनए है और यहाँ पर बीच बीच में ये हिस्टोन या फिर न्यूक्लियोसोम, पूरा न्यूक्लियोसोम, क्योंकि डीएनए यहाँ पे कॉइल्ड है तो ये न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट है। जैसे किसी स्ट्रिंग के ऊपर बीट्स प्रेजेंट होती है, उसी तरह से जो डीएनए है, यानी एक तो पूरा एक थ्रेड है और हमने उस थ्रेड को छोटे छोटे से पर्ल लेकर उसके ऊपर सर्कल कर दिया, तो उसकी लेंथ ऑब्वियसली छोटी हो जाएगी। तो इस तरह से डीएनए की क्या होती है, पैकेजिंग, और उस पैकेजिंग से डीएनए का जो साइज है 2.2 मीटर वो छोटा हो जाता है और वो इजीली छोटे से न्यूक्लियस में रह सकता है। अब ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमेटिन होता है, ये 2 टाइप का होता है। यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन। जो यूक्रोमेटिन होता है वो लूजली पैक्ड होता है, डीएनए लूजली पैक्ड। यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन में क्या डिफरेंस है, जो यूक्रोमेटिन है उसमें डीएनए क्या है, लूजली पैक्ड होता है। यानी अभी अपन ने पढ़ा कि डीएनए का जो थ्रेड है उसमें, अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था, हम कोई पर्ल लेकर उसके ऊपर थ्रेड को कॉइल कर देंगे, उसी तरह से न्यूक्लियोसोम बना हुआ होता है एक किसी भी क्रोमेटिन में। तो अपन ने देखा टाइटली पैक्ड और लूजली पैक्ड कैसे होता है। टाइटली पैक्ड यानी जो डिस्टेंस होता है टू न्यूक्लियोसोम का आपस में, वो जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा होगा तो टाइटली पैक्ड, और डिस्टेंस कम होगा तो वो लूजली पैक्ड। ठीक है, जब लूजली पैक्ड होगा उसी सिचुएशन में वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा, यानी ट्रांसक्रिप्शन तभी होगा जब वो लूजली पैक्ड होगा। टाइटली पैक्ड होगा तो थ्रेड फ्री नहीं है, तो या डीएनए फ्री नहीं है, तो कैसे ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है। जब स्टेनिंग करते हैं तो यूक्रोमेटिन लाइट स्टेन होता है, हेटेरोक्रोमेटिन डार्क स्टेन होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, और ये हेटेरोक्रोमेटिन नहीं होता है, मैंने अभी बताया। इसमें डीएनए कम होता है, इसमें डीएनए ज्यादा होता है। तो जो क्रोमेटिन है वो 2 तरह के होते हैं, यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे का हम एक वो एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे डीएनए से रिलेटेड, वो एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।